हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब मस्त, सब जबरदस्त। मैं भी एकदम मस्त और एकदम जबरदस्त। तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से YouTube चैनल पर जिसका नाम है इन फिजिक्स। और आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस की रिवीजन सीरीज। इस रिवीजन सीरीज के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सुपर 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इस सीरीज का नाम है सुपर 50 सीरीज। इस सीरीज में हर एक चैप्टर के दो वीडियोस आएंगे, दो लेक्चर्स आएंगे, वो भी 25 एक वीडियो में क्वेश्चंस होंगे और 25 अगली वीडियो में। जो पहला पार्ट होगा उसके अंदर आपको मिलेंगे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एंड असर्शन रीजनिंग और उसके दूसरे पार्ट में मिलेंगे आपको 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो अभी जो क्लास हमने स्टार्ट की है उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। और इस इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के अंदर हम आज की क्लास में पढ़ेंगे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एंड असर्शन रीजनिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो सबसे पहला सवाल ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर द सर्किट्स A एंड B शोन बिलो। आपको दो सर्किट दिए गए। पहला सर्किट ये रहा, दिस इज A, और दूसरा सर्किट ये रहा, दिस इज B। फाइंड को कट कर दीजिए। द वोल्ट मीटर रीडिंग्स वुड बी। तो आपको बताना है इन दोनों सर्किट में से वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी। तो एक बार ना आप ध्यान से देखिए क्या रीडिंग होगी। कई बार कई बच्चों को जब भी सवाल मिलता है तो वो फटाफट पेन कॉपी लेके लग जाते हैं सवाल करने के चक्कर में। आपको जब भी ऐसा सवाल मिले एक बार डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिए। इसका आंसर क्या होगा इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है। वैसे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को रोकिए, पॉज कीजिए और अपना आंसर बताइए कि क्या है। उसके बाद जब मैं इसको सॉल्व करके बताऊं तब अपने आंसर को मैच कीजिए कि वो सही है या फिर गलत। अब सुनिए ध्यान से। जब आप इस पहले वाले सर्किट को देखेंगे ना तो इस पहले सर्किट के अंदर ये जो की लगी हुई है ये की ओपन है और इसके अंदर जो ये की लगी है ये कैसी है? क्लोज्ड। एक्चुअल में मैं आपको बताता हूं, हमारी किताब में इस तरीके का एक सिंबल बना हुआ है, इसे की कहा जाता है। कहते हैं अगर इस सिंबल के अंदर एक डॉट है इसका मतलब सर्किट क्लोज है, सर्किट में करंट फ्लो करेगा। ये इट मींस कि इसके अंदर से क्या पास करेगा? करंट। और अगर मान लीजिए इसके अंदर ये डॉट नहीं है इसका मतलब ये सर्किट कैसा है? ओपन है। और अगर सर्किट ओपन है तो इसके अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा। तो आप जब देखेंगे तो इसमें जो की लगी है ना उसके अंदर डॉट नहीं है, मतलब ये वाला सर्किट कैसा है? ओपन, और इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। इसलिए यहां पर वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी वो कितनी होगी? 0। इसके अंदर की जो है वो क्लोज है, इसके अंदर करंट फ्लो करेगा और यहां पर ना वोल्ट मीटर की रीडिंग 0 नहीं होगी। क्या होगी अब आपको बताता हूं। आप देखिए यहां पर पहला एक रेजिस्टर लगा हुआ है, फिर दूसरा रेजिस्टर लगा हुआ है और फिर उसके बाद लगा हुआ है यहां पर एक वोल्ट मीटर। ये तीनों ना इस बैटरी के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है और आपने ये पढ़ा होगा कि पैरेलल में पोटेंशियल कैसा होता है? सेम। इसका मतलब ये जो 3 वोल्ट की बैटरी लगी है ना, यही 3 वोल्ट की बैटरी का जो पोटेंशियल है वो इस वाले रेजिस्टर को भी 3 वोल्ट मिलेगा, इसे भी 3 वोल्ट मिलेगा और यहां जो वोल्ट मीटर है वो भी इन्हीं के वोल्टेज को रीड कर रहा है। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग भी कितनी होगी? 3 वोल्ट। इसका मतलब इसके अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। आपका ऑप्शन सही कौन सा होगा? सी। पहले वाले सब सर्किट का आंसर होगा 0 वोल्ट और दूसरे वाले सर्किट में जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा? दैट इज 3 वोल्ट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अगले सवाल की तरफ। A student plots VI graph for 3 samples of nichrome wire with resistances R1, R2 and R3। सवाल क्या है? हमें कहा गया है कि नाइक्रोम की वायर है और वो भी 3 अलग अलग, एक का रेजिस्टेंस R1, एक का R2 और एक का रेजिस्टेंस कैसा है? R3। और इनका एक ग्राफ प्लॉट किया गया है और वो भी VI ग्राफ। यहां पर वोल्टेज है और यहां पर करंट। ये वाला जो ग्राफ है वो R2 रेजिस्टेंस के लिए, ये वाला R1 के लिए और ये वाला ग्राफ किसके लिए? R3 के लिए। अगर आपको ये साफ साफ नहीं दिख रहा तो ये R2 के लिए, ये वाला ग्राफ है R1 के लिए और ये वाला ग्राफ है R3 के लिए। सवाल में पूछा है चूज फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट होल्ड्स ट्रू फॉर दिस ग्राफ। आपको इन चारों स्टेटमेंट्स में से एक को चुनना है जो इस ग्राफ के लिए बिल्कुल सही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज तो आप सब लोग जानते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू क्या होता है? दैट इज IR। ये होता है V इज इक्वल टू IR। हमें इन चारों में से एक ऑप्शन को चूज करना है। अब मैंने इसके अंदर से ना R को कैलकुलेट किया तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? V अपॉन में I। अब जब भी आपको ऐसा सवाल करना हो ना, बड़ा सिंपल सा एक तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं। आप एक काम कीजिए, एक लाइन स्ट्रेट इस तरह से खींच लीजिए, बिल्कुल सीधी लाइन। और मान लीजिए भाई अगर ये वोल्टेज वाली एक्सिस है तो यहां पर कुछ ना कुछ वोल्टेज तो होगा। चलो मान लेते हैं यहां का वोल्टेज कितना है? V। इसका मतलब है V वोल्टेज पर इस वाले रेजिस्टेंस के लिए जो करंट है उसकी वैल्यू कैसी है? बहुत ही कम।
इसी वोल्टेज पर R1 रेजिस्टेंस, ये R1 लिखा है, इसके लिए करंट की वैल्यू थोड़ी सी कैसी है, ज्यादा, और इसी वोल्टेज पर R3 रेजिस्टर के अंदर जो करंट की वैल्यू है वो कैसी है, सबसे ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ सेम वोल्टेज पर R1 में जो करंट, R2 में जो करंट है वो सबसे कम, R1 में करंट ज्यादा और R3 में करंट सबसे ज्यादा। और इस रिलेशन से साफ साफ नजर आ रहा है कि जितना करंट ज्यादा होगा रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी कम होगी, लेकिन ऐसा तब जब वोल्टेज की वैल्यू कैसी हो, बिल्कुल सेम। तो इसमें मुझे ये पता लगा कि R2 के केस में करंट सबसे कम है। अगर करंट सबसे कम है तो रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, इसका मतलब है कि R2 की वैल्यू कैसी होगी, सबसे ज्यादा। उसके बाद बात करें R1 की, तो R1 में जो R3 की बात अगर करते हैं तो इसी वोल्टेज पर R3 में करंट सबसे ज्यादा है। अच्छा, करंट सबसे ज्यादा, इसका मतलब R3 वाला रेजिस्टेंस सबसे कम, तो सबसे कम रेजिस्टेंस कौन सा बच गया, दैट इज R3, और इसके बीच में कौन सा रेजिस्टेंस आ गया, R1। तो इस तरह से हमारा आंसर वो सही होगा जिसके अंदर लिखा होगा R2 ग्रेटर देन R1 ग्रेटर देन R3। तो देखिए जरा कौन सा ऑप्शन है, R2 ग्रेटर देन R1 ग्रेटर देन R3, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए जरा। 3 रेजिस्टर्स आर शोन इन द फिगर। इस फिगर में 3 रेजिस्टर्स दिखाए गए। द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, तो आपको इस कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस बताना है कि कितना होगा। अच्छा, यहां पर एक रेजिस्टर ये रहा, दूसरा रेजिस्टर ये रहा और तीसरा रेजिस्टर ये रहा, और सबकी वैल्यू 6 ओम है। शायद ये आपको साफ नजर नहीं आ रहा होगा, मैं यहां लिख देता हूं 6 ओम ईच, सभी का रेजिस्टेंस 6 ओम है। अब एक बात समझिए, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इस वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं A, इस वाले पॉइंट का नाम मैंने क्या रख दिया, दैट इज B, और इस वाले पॉइंट का नाम रख दिया दिस इज C। सबसे पहले मैं A और B के बीच में रेजिस्टेंस निकालता हूं, क्योंकि आप देख सकते हैं 6 ओम और 6 ओम ये दोनों किस में, पैरेलल में, तो मैंने इसको लिख दिया 1 अपॉन में RAB। इसका मतलब A और B के बीच में टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2। R1 कितना है, 6, R2 भी कितना है, 6, तो इसको इस तरह से लिख दिया। तो 1 अपॉन में RAB एज इट इज। अच्छा, 1/6 और 1/6 कितना हो गया, 2/6। इसे आप कट करेंगे तो आंसर कितना हो गया, दिस इज 1/3। अगर 1/R 1/3 के बराबर है तो इसका मतलब RAB जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 3 ओम। तो मुझे A से B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता चल गया। अब आप देखिए जरा, ये जो रेजिस्टेंस है 6 ओम का वो एज इट इज रहने दीजिए। ये रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज 6 ओम, और इसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमने निकाला वो भी हमारे पास आ गया कितना, दैट इज 3 ओम। अब आपको टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस चाहिए R, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज में फॉर्मूला होता है R1 प्लस में R2, तो 6 प्लस 3 कितना हो गया, दैट इज 9 ओम। तो आप बोल सकते हैं हमारे इस सर्किट का जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस आया दैट इज 9 ओम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगले सवाल पर आते हैं हम जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, The emitters showing equal current in the following circuits are। अच्छा, आप ध्यान दीजिएगा जरा, इस पूरे सर्किट में 4 एमीटर है, पहला एमीटर, दूसरा एमीटर, तीसरा एमीटर, चौथा। इससे A1, ये A2, इसका नाम है A3 और इसका नाम है A4। आपको बताना है कौन कौन से एमीटर में करंट की जो रीडिंग होगी वो बिल्कुल सेम आएगी। एक बात सुनो भाई, ध्यान से देखना, आप सबने ये चीज जरूर पढ़ी होगी कि सीरीज में करंट हमेशा कैसा होता है, सेम। अगर मान लीजिए इस तरीके से 2 रेजिस्टर लगे और दोनों सीरीज में, एक एमीटर में यहां लगा दूं, एक एमीटर यहां लगा दूं, एक एमीटर यहां लगा दूं, तो इन तीनों की रीडिंग कैसी होगी, सेम। क्यों, क्योंकि ये तीनों एमीटर एक दूसरे के साथ किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में, और इन रेजिस्टर्स के साथ भी किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। तो इस हिसाब से तो A1 और A2 ये दोनों सीरीज में है, तो मुझे तो ये लगता है कि भाई A1 और A2 इन दोनों की रीडिंग कैसी होगी, सेम। इसके अलावा दूसरी बात समझते हैं, A3 और A4 की भी बात करते हैं, इनकी रीडिंग का क्या होगा। देखो जरा, जब आप A3 वाली लाइन को देखेंगे तो ऊपर 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें भी 2 ओम का रेजिस्टेंस है। अब क्योंकि यहां से जो भी करंट आएगा तो वो करंट ना यहां पर ना 2 रास्तों में बढ़ जाएगा ऊपर और कुछ करंट चला जाएगा नीचे। क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस सेम है इसलिए दोनों में करंट भी बराबर बराबर बटेगा, मतलब जितना करंट ऊपर से जाएगा उतना ही करंट नीचे से जाएगा। इसका मतलब दोनों में करंट अगर सेम है तो यहां से एक चीज और पता लगती है कि तीसरे एमीटर और चौथे एमीटर इन दोनों की भी रीडिंग कैसी होगी, सेम होगी। तो इस हिसाब से तो यहां पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, A1 और A2 इन दोनों की रीडिंग सेम होगी और A3 एंड A4 इन दोनों की भी रीडिंग कैसी होगी, बिल्कुल सेम। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल।
यूजिंग द एडजॉइनिंग सर्किट, ये जो सर्किट यहां पर बना रखा है हमें इसको देखना है। मैं एक काम करता हूं, इस सर्किट को इस तरफ थोड़ा सा बड़ा सा बना देता हूं ताकि आपको ये साफ साफ नजर आ जाए। ये रहा हमारा सर्किट और इस तरीके से इसमें लगा रखा है एक सेल, ये रहा सेल, और यहां पर लगा हुआ है एक एमीटर। तो मैं वो एमीटर यहां पर जोड़ देता हूं, ये रहा एक एमीटर, और इसके साथ में लगा हुआ है एक वोल्ट मीटर जो इसके पैरेलल में है, ये रहा एक वोल्ट मीटर, और ये हमारा पूरा सर्किट हो गया कंप्लीट। और इस रेजिस्टेंस के लिए लिखा हुआ है क्या, आर। अब सवाल क्या पूछा है देखिएगा, यूजिंग द एडजॉइनिंग सर्किट, इस सर्किट का इस्तेमाल करके करंट एंड वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस आर मेजर्ड। हमने इसके करंट को नापा एमीटर से और वोल्टेज को नापा वोल्ट मीटर से, एंड प्लॉटेड इन अ ग्राफ, और इन दोनों करंट और वोल्टेज को एक ग्राफ में प्लॉट किया। द बेस्ट सूटेड ग्राफ इज, तब इन चारों में से आपको बताना है कि बेस्ट ग्राफ क्या होगा। सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर बताइए कि क्या होगा, उसके बाद मुझसे अपने आंसर को मैच करना। सुनो भाई ध्यान से। अच्छा, यहां पर से इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो कौन दिखाएगा, ये V, और इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो कौन दिखाएगा, ये एमीटर। हम लोग तो एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं ना कि V इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज I इंटू में R, या फिर ओम्स लॉ की बात फॉलो की जाए तो बोलते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब ये हुआ कि करंट जितना ज्यादा होगा वोल्टेज भी उतना ज्यादा, और जब भी V और I अगर प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं यहां पर, तो मेरे हिसाब से वो वाला ग्राफ जिसके अंदर V प्रोपोर्शनल टू I दिखेगा वही ऑप्शन सही होगा, और वो वाला ऑप्शन कौन सा, दैट इज C। पता है ये सवाल कुछ नहीं था, ये ओम्स लॉ ही था भाई, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप जितना करंट इंक्रीज करते जाओगे उसका वोल्टेज भी उतना क्या होता जाएगा, इंक्रीज, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस which can be made using 5 resistors each of 1/5 ohm। कह रहे हैं कि भाई हमारे पास मिनिमम रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला गया है, और ये कहा गया है कि हमारे पास 5 रेजिस्टर्स हैं और हर एक का रेजिस्टेंस कितना है, 1/5 ओम। आप मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहली चीज तो 5 रेजिस्टर्स हैं, चलिए मान लेते हैं R1, R2, R3, R4 और R5। ये 5 रेजिस्टर हैं और पांचों का रेजिस्टेंस बिल्कुल सेम है, दैट इज 1/5 ओम। कह रहे हैं कि हमें ना इसका मिनिमम से मिनिमम रेजिस्टेंस क्या हो सकता है वो बताना है जब मैं इन सबको आपस में कनेक्ट करूं तो। अब देखिए आप लोग जानते हैं कि हम ना कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स जब पढ़ते हैं तब 2 तरह के कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, एक सीरीज और एक कौन सा होता है, पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी रेजिस्टर्स को जोड़ते हैं तब जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता है वो बड़ा आता है, ज्यादा आता है, और जब कभी भी आप लोगों को रेजिस्टेंस दिया जाए पैरेलल में जोड़ने के लिए तो पैरेलल में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता है वो हमेशा कैसा आता है, कम आता है। इन्होंने बोला है कैसा रेजिस्टेंस निकालना है, मिनिमम, तो मिनिमम सीरीज में नहीं मिलेगा, किसमें मिलेगा, पैरेलल में। इसलिए अगर आप लोगों को इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तब आपको इन सभी रेजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 1/R इज इक्वल टू में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। तो इस हिसाब से तो अगर मैं 1/R1 को लिखूं तो R1 इज 1/5, तो मैंने इसको लिख दिया 1/5। इसे भी लिखेंगे 1 अपॉन में 1/5, इसे भी लिखेंगे 1 अपॉन में 1/5, इसे भी लिखेंगे 1 अपॉन में 1/5, और इसे भी लिखेंगे 1 अपॉन में 1/5। और आप जानते हैं ये 5 जब पलट के ऊपर जाएगा तो मैं इस अगले स्टेप को यहां सिंप्लीफाई कर देता हूं। 1/R इज इक्वल टू में हो जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 और फिर प्लस 5। तो आप इसे लिख सकते हैं 1/R इक्वल टू में 25, और अगर ये 25 है इसके नीचे 1 रखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25R इज इक्वल टू में 1, या फिर लिखिए R इज इक्वल टू में 1/25 ओम। तो ये रही आपके पास रेजिस्टेंसेस की मिनिमम वैल्यू। अच्छा, अगर ये बोलते हैं कि फाइंड द मैक्सिमम रेजिस्टेंस, तब आपको इन सबको किसमें जोड़ना पड़ता, सीरीज में। तब आपका आंसर होता R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, और जो भी रिजल्ट आता वही आपका फाइनल आंसर होता, जो कि 1 ओम के 1 ओम आएगा। ओके, अब आइए अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 7। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ ए वायर ऑफ अ फिक्स रेजिस्टेंस इज डबल्ड। भाई इस लाइन को ध्यान से सुनना। कह रहे हैं इफ द पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को किसके बीच का, बिटवीन द 2 एंड्स ऑफ ए वायर, एक वायर के 2 एंड्स,
तो मान लीजिए ये रही आपके पास एक वायर और उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, चलिए मान लेते हैं उसका रेजिस्टेंस कितना है R, और ऐसा सवाल में लिखा है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो कैसा, बिल्कुल फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रहा। कह रहे हैं अगर हम इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, चलो मान लेते हैं मैंने इनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को एक बैटरी से प्रोवाइड कर दिया, दिखा दिया कि मान लो ये रही बैटरी जिसका वोल्टेज है V, और मैंने इस वायर जिसका रेजिस्टेंस R है उसमें एक बैटरी लगा दी जिसका पोटेंशियल वोल्टेज कितना है, दैट इज V है। इस डबल्ड, कह रहा है अगर मैं इस वोल्टेज को डबल कर दूं, बाय हाउ मच डज द इलेक्ट्रिक पावर इंक्रीज, तो वोल्टेज को दुगना करने पर इलेक्ट्रिक पावर कितना बढ़ जाएगी। इसका मतलब V को अगर मैं 2V कर दूं तो आपको यह बताना है कि पावर पे क्या असर पड़ेगा, पावर कितने टाइम्स बढ़ जाएगी। अब मेरी एक बात सुनना भाई, पावर के ना कई सारे फॉर्मूले होते हैं। एक पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू में दिस इज I स्क्वायर इंटू में R। पावर का एक और फॉर्मूला होता है दिस इज V स्क्वायर अपॉन में R। पावर का एक और फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू में V इंटू में I। अब ना कई बच्चे इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं, सर तीन तीन फॉर्मूले हैं पावर के, कैसे पता लगेगा कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करेगा बिना करे। देखो भाई ये डिपेंड करता है इस बात पर कि आप जिस टाइप के सवाल को कर रहे हो उसमें ना क्या सिचुएशन दे रखी है। हमारे इस केस के अंदर अगर देखा जाए तो इन्होंने बोला इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ ए वायर इज फिक्स्ड, इसका मतलब इन्होंने किसको फिक्स कर रखा है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ अ वायर ऑफ फिक्स रेजिस्टेंस इज डबल्ड, किसको डबल कर दिया इन्होंने, पोटेंशियल के डिफरेंस को। तो कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस डबल कर दिया और रेजिस्टेंस फिक्स है, तो पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला आपको ये दिख रहा है, ये वाला, तो मैं इसको इस्तेमाल करने वाला हूं क्योंकि पोटेंशियल दिया और किसके बारे में पूछा है, पावर के बारे में। अब कई बच्चों के मन में सवाल आएगा सर पोटेंशियल तो इसमें भी दे रखा है तो फिर इसको यूज कर लेते, लेकिन फिर पोटेंशियल के साथ साथ आपको और किसकी जरूरत पड़ेगी, करंट की, उसके बारे में इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी हुई, इसलिए हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। और इसको इस्तेमाल करोगे तो साफ साफ आप देख सकते हैं बड़ा ही आसान है ये सवाल। देखिए जरा कैसे करना है, मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहा हूं, P इज इक्वल टू में कितना हो गया, दिस इज V स्क्वायर अपॉन में R, ये पुरानी वाली पावर थी। एज जैसे ही आप लोग वोल्टेज को डबल कर देंगे V इज इक्वल टू में 2V, तो नई वाली पावर को मैंने मान लिया P डैश, तो आपका जो फॉर्मूला है V की जगह पर कौन आ जाएगा, 2V, और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर और अपॉन में R। आप इसे अगर लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और यहां पर V स्क्वायर अपॉन में R, इसका मतलब जो नई वाली पावर है वो 4 टाइम्स ऑफ V स्क्वायर अपॉन में R के बराबर हो जाएगी। मतलब न्यू पावर पुरानी वाली पावर से कितने टाइम्स ज्यादा होगी, 4 टाइम्स ज्यादा होगी। अच्छा वैसे ना यहां पर कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्योंकि ऑप्शन ए सही होता अगर ये क्या होता 4V स्क्वायर, अगर इस पे स्क्वायर है तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, और अगर इस पे स्क्वायर नहीं है तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्योंकि हमारा सही आंसर आएगा 4V स्क्वायर अपॉन में R। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 100 जूल्स ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। भाई इस पे ध्यान देना जरा, यहां तक की बात पहले समझते हैं। इनका कहना है कि 100 जूल हीट प्रोड्यूस हो रही है हर 1 सेकेंड में। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो ना पावर जो है उसका फॉर्मूला आप जानते हैं, एक होता है दैट इज एनर्जी अपॉन में टाइम। अगर मैं पावर को ऐसे रहने दूं तो कितनी एनर्जी कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है दैट इज 100, और यहां पर क्या है जूल, और टाइम कितना लग रहा है 1 सेकेंड। तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि पावर जो है वो है 100 जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को ही वाट कहा जाता है। तो आसान भाषा में आप कह सकते हैं कि आप लोगों को पावर जो दी गई है वो कितनी है, दैट इज 100 वाट है। तो यहां पर लिखा है 100 जूल्स ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड इन अ 4 ओम रेजिस्टर। तो पावर हमें पता है और हमें रेजिस्टेंस भी पता है, और रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है 4 ओम। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि हमें क्या निकालना है, V कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। तो आपको बताना है पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अब आप खुद सोचिए, पावर पता है, रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज निकालना है, तो आपको वही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है पावर का जिसके अंदर वोल्टेज भी हो और जिसके अंदर रेजिस्टेंस भी हो, यानी कि P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। अब आप पावर जानते हैं कितनी है 100 है, तो पावर की जगह रखिए 100,
पावर की जगह पर मैंने लिख दिया दैट इज 100, इक्वल टू में V हमें कैलकुलेट करना है, और रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है 4, इसके नीचे रखिए 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो V स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 400, और यहां से V निकालेंगे तो दिस इज अंडर रूट ऑफ 400, और 400 का रूट कितना हो गया 20, तो इसका मतलब आपका जो रिजल्ट आ जाएगा दैट इज 20 वोल्ट। तो इसका मतलब जो वोल्टेज है, यहां पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 20, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, 2 रेजिस्टर्स ऑफ 2 ohm एंड 4 ohm रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 6 वोल्ट बैटरी। पहले इतने पर रुकते हैं जरा। सवाल में कहा गया कि हमारे पास 2 रेजिस्टर्स हैं और दोनों में से एक की वैल्यू आपको दे रखी है 2 ohm, और दूसरा वाला जो रेजिस्टर है उसकी जो वैल्यू दे रखी है दैट इज इक्वल टू 4 ohm। इन दोनों को सीरीज में जोड़ा गया है और साथ में एक बैटरी के साथ इन्हें कनेक्ट कर दिया गया है, और जिस बैटरी से कनेक्ट किया गया है वो बैटरी कितने वोल्ट की है 6 वोल्ट की। द हीट डिसिपेटेड बाय 4 ohm रेजिस्टर इन 5 सेकेंड्स। आप लोगों से यह सवाल पूछा गया है कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी दूसरे वाले 4 ohm रेजिस्टेंस में से कितनी देर के अंदर, 5 सेकंड के अंदर अंदर। तो आपको इस चीज को कैलकुलेट करना है। अच्छा मेरी बात सुनना ध्यान से, ये दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। सीरीज में क्या चीज सेम रहती है, करंट। तो चलो एक काम करते हैं, पहले इसका करंट निकालते हैं कि इनमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, फिर करंट की मदद से आप इसकी भी हीट निकाल सकते हो, इसकी भी। हमसे इसकी हीट पूछे तो हम इसी की हीट निकालेंगे। अब करंट निकलेगा कैसे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालो सर्किट का। अब क्योंकि आप जानते हैं दोनों रेजिस्टर सीरीज में लगे हैं R1 और R2, तो आप दोनों को जोड़ दीजिए। 4 + 2 या 2 + 4 इज इक्वल टू 6 ohm। मेरा पहला काम हो गया, पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस पता चल गया। अब मुझे निकालना है करंट। तो करंट का फॉर्मूला हम जानते हैं दैट इज इक्वल टू में V/R। V इज इक्वल टू IR होता है, तो ओम्स लॉ से V/R। तो V की वैल्यू यानी कि वोल्टेज कितना है आपके पास 6, और रेजिस्टेंस भी कितना है 6, दोनों को कट कर दीजिए, आंसर कितना आएगा 1। इसका मतलब करंट कितना हो गया 1 एम्पियर। अब आपको हीट निकालनी है, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं और अब देखिएगा जरा हीट कैसे निकलेगी। यहां पर एज जैसा कि हम जानते हैं हीट का एक सिंपल फॉर्मूला होता है दैट इज I² R × में T, दैट्स इट। बस आपको इसकी हीट निकालनी है, तो इसी का रेजिस्टेंस, इसी का करंट, और कितनी देर तक के लिए करंट फ्लो कर रहा है वो वाला टाइम रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है 1 एम्पियर। अच्छा 1 एम्पियर ना पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है, क्योंकि ये सीरीज में, तो वही 1 एम्पियर इसमें से भी जाएगा और वही 1 एम्पियर इसमें से भी जाएगा, तो दोनों में करंट एक ही एम्पियर है। तो करंट हो गया, रेजिस्टेंस उसका कितना है 4 ohm, और टाइम कितना दे रखा है 5 सेकेंड। आप इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 4 इज 20। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बार हमारा आंसर आ गया 20 जूल। इट मींस कि इस वाले रेजिस्टर में से जो हीट प्रोड्यूस होगी वो 20 जूल की होगी भाई। अब आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला सवाल, 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ। इससे जरा ध्यान से देखना, 2 कंडक्टिंग वायर्स हैं, दोनों का मटेरियल सेम, दोनों की लंबाई सेम, एंड इक्वल डायमीटर, दोनों का डायमीटर भी सेम। और यहां तक एक बार रुकते हैं जरा। अच्छा कह रहे 2 वायर हैं, मटेरियल सेम। मटेरियल का मतलब क्या, यानी कि दोनों या तो कॉपर की है, या दोनों ही एल्यूमिनियम की है, या दोनों ही सिल्वर की है। किस मटेरियल की बनी है वो दोनों कैसे हैं, सेम है। इनकी लंबाई भी सेम है, इनका डायमीटर भी सेम है। तो भाई जब दोनों वायर की हर चीज सेम है तो इसका मतलब इनडायरेक्ट वे में ये कहा जा रहा है कि दोनों वायर का रेजिस्टेंस सेम है। आप देखिए एक बात याद दिलाता हूं आपको, आप जानते हैं R इज इक्वल टू क्या होता है, ρL/A। अगर मटेरियल सेम है तो मटेरियल को कौन रिप्रेजेंट करता है, रो। रेजिस्टिविटी इसका मतलब सेम, दोनों की लंबाई सेम, दोनों का डायमीटर यानी कि एरिया सेम। भाई डायमीटर सेम है मतलब रेडियस सेम है, रेडियस सेम है मतलब एरिया सेम है। और अगर ये तीनों ही चीजें सेम है तो इसका मतलब क्या सेम है, उनका रेजिस्टेंस सेम है। और अगर उनका रेजिस्टेंस सेम है तो हम एक काम करते हैं ना, मान लेते हैं पहले का रेजिस्टेंस R1, दूसरे का रेजिस्टेंस R2, और दोनों का रेजिस्टेंस R से रिप्रेजेंट कर दिया। अब आगे पढ़ते हैं। Are first connected in series and then parallel in a circuit across the same potential difference। कह रहे हैं हमने इन दोनों के दोनों वायर्स को पहले सीरीज में जोड़ा, फिर हमने पैरेलल में जोड़ा, सेम ही वोल्टेज की बैटरी के साथ। The ratio of the heat produced in series
एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस वुड बी। तो आपको बताना है कि सीरीज और पैरेलल दोनों केसेस में जो हीट प्रोड्यूस होगी उसका रेशियो क्या होगा। चलिए देखते हैं जरा हीट कैसे निकाली जाएगी, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो केस नंबर 1 की बात करते हैं। आप लोगों को जब दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया तो पता करो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस होगा कितना। R इज इक्वल टू में R1 प्लस में R2, R1 भी R, R2 भी R। तो आप बोलोगे सर सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, दैट इज 2R। और अगर मैं आपसे बोलूं कि सेकंड केस में अगर मैं इन्हें पैरेलल में जोड़ दूं तब कितना रेजिस्टेंस होगा, तो इसे लिख देते हैं RP, और पैरेलल में फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस में दिस इज 1/R2। और आप इसे अगर निकालें तो यहां लिख सकते हैं 1/RP, मतलब पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है दिस इज 1/R, प्लस में ये भी हो जाएगा 1/R। तो आप इसे लिख सकते हैं 1/RP इज इक्वल टू दैट इज 2/R। और इसे अगर आप RP निकालते हैं तो RP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R/2। तो ये लो मुझे सीरीज का भी रेजिस्टेंस पता लग गया और पैरेलल का भी। तो ये रहा रेजिस्टेंस इन सीरीज और दूसरा वाला रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब ना हमें तो ये कहा गया था कि आप हीट का रेशियो बताइए, हीट प्रोड्यूस्ड। अब देखो भाई, जब भी आप रेशियो निकालो तो थोड़ा ध्यान से समझो कि कैसे कौन सी टर्म पहले लेनी है कौन सी बाद में। क्या बोला है, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज। तो आपको यहां लिखना पड़ेगा HS, हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज, एंड पैरेलल, फिर यहां लिखिए HP, मतलब हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल। अच्छा वैसे अगर देखा जाए तो ना आपको पता है कि हीट प्रोड्यूस निकालना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है V² अपॉन में R, और क्योंकि सीरीज की बात है इसलिए R, और इनटू में टाइम हो गया T। यही फॉर्मूला होता है हीट प्रोड्यूस का। फिर दूसरा भी आ जाएगा, दिस इज V² अपॉन में R, और यहां पे P, क्योंकि पैरेलल की हीट है इसलिए पैरेलल का रेजिस्टेंस, और इनटू में टाइम कैसा हो जाएगा, दैट इज T। अब कई बच्चों के मन में सवाल आएगा, सर आपको क्या याद रहता है कि यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, क्योंकि हीट के तो और भी फॉर्मूले हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इन्होंने बोला है कि हमने इनको कनेक्ट किया, वो भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस से। तो मैंने देखा यार पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसलिए वो फॉर्मूला यूज किया जिसके अंदर क्या था, पोटेंशियल। अगर ये करंट सेम बोलते तो मैं वो फॉर्मूला यूज करता जिसमें क्या सेम होता, करंट होता उसके अंदर। तो V² से V² क्या हो गया, कैंसिल। टाइम से टाइम क्या हो गया, कैंसिल। अब आप देखिए RP पलट के ऊपर चला जाएगा तो यहां पर हो जाएगा RP, और नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, दैट इज RS। तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं HS और ये HP, इसका जो रेशियो है वो है RP अपॉन RS। RP मतलब पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, दिस इज R/2, और दिस इज RS HS है सीरीज। तो सीरीज में जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, दिस इज 2R, और पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है दैट इज R/2, और ये R/2 पलट के ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 4R अपॉन में R, R से R कैंसिल, योर फाइनल आंसर इज 4/1। इसका मतलब ये हुआ कि हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन और हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसका जो रेशियो है दैट इज 4:1, यानी कि इसका रेशियो 4:1 आएगा, और 4:1 कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो दिस इज करेक्ट। अब आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, 11वां सवाल। Keeping the potential difference constant, the resistance of a circuit is doubled. The current will become. Keeping the potential difference constant. Potential difference को constant रखा गया, ध्यान देना जरा। V जो है उसकी वैल्यू कैसी है, बिल्कुल constant है, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज डबल, और करंट जो रेजिस्टेंस है सर्किट का वो डबल कर दिया गया, तो करंट पर क्या असर पड़ेगा। अच्छा V कांस्टेंट है, हम तो जानते हैं ना V का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। V इज इक्वल टू IR लिख दिया तो इसका मतलब I इंटू R जो है वो कैसा है, बिल्कुल कांस्टेंट। अगर मैं यहां से करंट को निकालना चाहूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, कांस्टेंट अपॉन में रेजिस्टेंस। इसका मतलब साफ पता लग रहा है योर करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और इन्होंने बोला कि अगर हम रेजिस्टेंस को डबल कर दें तो करंट पे क्या असर पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है भाई, जैसे कि आप R को जैसे ही डबल करेंगे तो आपका जो करंट है रेजिस्टेंस के डबल होने की वजह से क्या हो जाएगा, आधा। तो योर करंट बिकम्स I अपॉन में 2, मतलब पहले आपका रेजिस्टेंस डबल करने पर आपका जो करंट है वो आधा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 12th क्वेश्चन। If the area of cross section of resistance wire is halved, then the resistance becomes. कह रहे कि अगर एक रेजिस्टर है उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसे मैं आधा कर दूं तो बताइए उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला पता है ना, R इज इक्वल टू में रो एंड दिस इज L अपॉन में A। अगर मैं एरिया को आधा कर देता हूं, हाफ कर देता हूं, तो जैसे ही आप एरिया को आधा करेंगे, यानी कि A को मैंने कितना कर दिया, दिस इज A/2, तो आप देख रहे हैं ना आपका जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के।
एरिया को कम करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, एरिया आधा किया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल। यानी कि एरिया को जैसे ही आधा करेंगे आपका रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट 2 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब इसका जवाब बड़ा सोच समझ के दीजिएगा। 2 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohm and 4 ohm when connected to a battery will have। हमसे कहा गया 2 रेजिस्टर्स हैं, पहला रेजिस्टर एक ये रहा और कितने ओम का है, 2 ओम का, और दूसरा एक और रेजिस्टर है ये रहा और वो कितने ओम का है, दैट इज 4 ओम का। ये 2 अलग अलग रेजिस्टर्स हैं। इन्होंने पूछा है क्या होगा, इनमें से ऑप्शन आपको ढूंढने। पहला, सेम करंट फ्लोइंग थ्रू दैम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। भाई ऑप्शन ए वैसे ही सही हो गया। कह रहे कि अगर 2 रेजिस्टर है और दोनों को सीरीज में जोड़ दूं तब इनमें से जो करंट फ्लो करेगा वो कैसा फ्लो करेगा, सेम। और हम ये जानते हैं कि सीरीज में करंट सेम होता है और पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल सेम होता है। इसलिए ऑप्शन ए वैसे ही सही हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं। फिर भी अगर देखना चाहो तो देखिए, सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। भाई सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होता अगर रेजिस्टेंस अलग अलग है तो। डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, बिल्कुल गलत। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ये कह रहे हैं अलग अलग है। डी, सेम करंट फ्लोइंग थ्रू देम व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, बिल्कुल गलत। ये कह रहे हैं कि अगर हम इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दें तब करंट सेम फ्लो करेगा, पैरेलल में करंट सेम नहीं होता, पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल। अगले सवाल पर आइए। नेक्स्ट, इफ द करंट आई थ्रू अ रेजिस्टर इज इंक्रीज्ड बाय 100%। ध्यान से देखना भाई, अगर किसी रेजिस्टर से पास होने वाले करंट को 100% बढ़ा दिया जाए, एज्यूम दैट द टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज्ड। अच्छा, हमने ये मान लिया कि यहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। द इंक्रीज इन द पावर डिसिपेटेड विल बी। तो आपको बताना है कि अगर मैं करंट को 100% बढ़ा दूं तो पावर कितने परसेंट बढ़ जाएगी, कितनी इंक्रीज हो जाएगी पावर। और हमारे पास यहां पर 4 ऑप्शन है। तो एक बात सुनो भाई, देखो करंट और पावर की बात कर रहे हैं तो आपको वही रिलेशन लेना पड़ेगा जिसमें पावर का वो फॉर्मूला जिसमें करंट आता हो, यानी कि पावर P इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है दैट इज I स्क्वायर इंटू में R। मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा। चलिए अब हम ना सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि लेट कर लेते हैं पहले जो करंट था वो I था, अब करंट 100% बढ़ गया तो मान लो नया वाला करंट क्या हो गया, दैट इज I डैश। तो पुराना करंट कितना था I, प्लस में कितना और बढ़ गया 100%। तो यहां पर लिख दिया 100% ऑफ I, इसमें ऐड कर दीजिए तो ताकि नया करंट मिल सके, I की जगह I। अब I का 100% कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे I इंटू में 100 और डिवाइडेड बाय 100 और 100 से 100 कैंसिल, तो I प्लस I इज 2I। तो इससे साफ पता लग गया 100% किसी चीज को बढ़ाने का मतलब है कि उस चीज को डबल कर देना। इसका मतलब ये चाहते तो ये भी लिख सकते थे कि अगर हम करंट को डबल कर दें तो पावर पर क्या असर पड़ेगा। तो यहां पर हमने करंट को क्या कर दिया, 100% बढ़ाया मतलब डबल हो गया। अब आपको बतानी है नई वाली पावर कितनी होगी। हाँ, अब बतानिए पावर कितनी खर्च होगी। तो हम ये जानते हैं नई वाली पावर जो होगी उसको मान लेते हैं P डैश। तो P डैश इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू में R। और यहां पर करंट को हमने बढ़ा दिया है तो अब आप इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दिस इज 2I का स्क्वायर और रेजिस्टेंस तो बिल्कुल सेम है दैट इज R, वो तो वैसे का वैसे, बस यहां करंट I था, अब करंट कितना हो गया 2I। तो आप इसे लिख सकते हैं P डैश बराबर में 4I का स्क्वायर और इंटू में R। तो आप इसे अगर लिखना चाहते हैं लिख दीजिए P डैश इज इक्वल टू 4, ये I स्क्वायर R तो ये पुरानी वाली पावर है तो मैंने इसको लिख दिया P। तो नई वाली जो पावर है वो पुराने वाले से कितने गुना ज्यादा हो गई, 4 गुना ज्यादा। लेकिन याद रखना इन्होंने बोला है इंक्रीज कितना होगा और वो भी इंक्रीज किसमें पूछा, परसेंटेज में। तो परसेंटेज निकालनी पड़ेगी भाई। चलिए निकालते हैं परसेंटेज कैसे निकलेगी। कैसे निकालते थे परसेंटेज, आप निकालेंगे जो फाइनल वैल्यू आई है माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू और इंटू में 100। ऊपर की तरफ लिखा जाता है चेंज और नीचे लिखते हैं ओरिजिनल। तो अगर मैं नई वाली पावर लिखूं तो न्यू पावर कितनी है, दैट इज 4P। पुरानी वाली पावर P और अपॉन में P इंटू में यहां पर कितना हो गया, दिस इज 100 और यहां पर परसेंट। 4P में से 1P गया तो 3P अपॉन में P और इंटू में आ गया 100 एंड दिस इज परसेंट। P से P कैंसिल तो हमारा आंसर कितना आएगा 300%। इसका मतलब हमारी पावर कितनी बढ़ जाएगी, 300%। अब आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15। द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज। भाई ये सवाल ना बड़ा सोच समझ के डाला गया है। कह रहे कि आपको बतानी है कि कमर्शियल यूनिट क्या होगी एनर्जी की। पता है कई लोग ये सोचते हैं अरे एनर्जी की यूनिट तो जूल होती है, तो बच्चे क्या करते हैं ऑप्शन ए को टिक कर देते हैं, जबकि ये नहीं है।
कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आर। आप देख रहे हैं इसके अंदर वाट भी आ रहा है, इसके अंदर आर भी आ रहा है, इसके अंदर किलो भी आ रहा है, किलोवाट आर। और आप लोगों ने अपनी किताब में पढ़ा होगा 1 kWh, इसे ही कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बोलते हैं। और ये किसके बराबर होता है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। दिस इज 10⁻⁶ जूल। इसी को बोलते हैं क्या? दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। याद रखें सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए वायर ऑफ लेंथ L, हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है? L, मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रेजिस्टिविटी, ये R नहीं है, गलती से R लिख दिया, दिस इज रो। इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है? रो। ये रो वही है भाई जो R इज इक्वल टू आप क्या लिखते हैं? रो L बाई A। ये इसी वाले रो की बात कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि हमारे पास एक वायर है, लंबाई L है, उसकी रेजिस्टिविटी रो है, इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मतलब पूरी की पूरी तार थी, इसकी लंबाई कितनी थी? L, हमने इसको 2 टुकड़ों में काट दिया। तो बोला गया द रेजिस्टिविटी ऑफ द 2 पार्ट्स आर इक्वल टू, तो आपको दोनों हिस्सों की क्या बतानी है? रेजिस्टिविटी। एक बात याद रखना, रेजिस्टिविटी हमारी वायर की लंबाई पर, उसके एरिया पर डिपेंड नहीं करती। आप वायर को खींच के लंबा कर दो, मोटा कर दो, पतला कर दो, काट दो, तोड़ दो, जो मर्जी कर दो, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है वायर के मटेरियल के नेचर के ऊपर। और वायर का मटेरियल मतलब, मान लो आपके पास एक कॉपर की तार है, आप उसे काट भी दोगे तो जो छोटा टुकड़ा आएगा वो भी कॉपर का ही रहेगा। आप उसको और काट दोगे तो भी वो कॉपर ही रहेगा। इसका मतलब वायर को खींचने पर, पिचकाने पर, मोटा करने पर, पतला करने पर वायर की लंबाई, एरिया, डायमेंशन बदल सकता है, बट वायर का नेचर थोड़ी ना बदलेगा कि आपने कॉपर की तार काटी और वो सिल्वर की बन गई। ये तो पॉसिबल है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि वायर को काटने से रेजिस्टिविटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जो दोनों पार्ट्स हैं उन दोनों की रेजिस्टिविटी अभी भी क्या रहेगी? रो ही रहेगी। अगले सवाल पर आइए। नेक्स्ट, The resistance whose VI graph is given below। तो आपको एक ना VI ग्राफ दे रखा है, यहां पर क्या दे रखा है? वोल्टेज, और यहां पर आपको क्या दे रखा है? करंट। और आप लोगों को इस ग्राफ को देख करके रेजिस्टेंस निकालना है। अच्छा, वैसे तो मैं जानता हूं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कि V इज इक्वल टू कितना होता है? दैट इज IR। तो अगर मुझे R निकालना है तो R का फॉर्मूला कितना होगा? V अपॉन में I। अब आप इसमें से कोई भी पॉइंट ले लीजिए। चलिए एक काम करते हैं, इसको यहां से यहां तक मिलाते हैं, इसे भी यहां से यहां तक मिला देते हैं। तो आप देखेंगे कि यहां पर रीडिंग कितनी है? 5। फिर ये वाली रीडिंग कितनी दे रखी है? 10। ये वाली रीडिंग कितनी दे रखी है? दैट इज 15। और ये वाली रीडिंग कितनी दे रखी है? दैट इज 20। यहां पर आपके पास क्या लिखा है? 3, उसके बाद ये 6 और उसके बाद ये 9। आप किसी से भी रीडिंग ले लीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ जब आपका करंट 5 है तब आपका वोल्टेज कितना है? 3। तो आप यहां पे सीधा रख दीजिए, करंट की वैल्यू कितनी है? 5 और वोल्टेज कितना है? 3। तो आपका जो रेजिस्टेंस आ जाएगा दैट इज इक्वल टू में 3/5 ओम, यानी कि 3/5 ओम। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज 3/5 ओम। अब कई बच्चे सोचेंगे सर किसी और रीडिंग से कर लो। ये लो भाई, इसको मिलाओ, ये 6 और इसको मिलाओ, ये वाला कितना हो गया? 10। आप अगर इससे भी निकालोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां देखो R इज इक्वल टू में V अपॉन I। V वोल्टेज कितना है? 6 और करंट कितना है आपके पास? सॉरी, दिस इज करंट इज 10। तो करंट मैंने लिख दिया यहां पर 10। इसे कट करोगे 2 से तो ये हो जाएगा 3 और नीचे क्या हो जाएगा? 5। आप कोई भी रीडिंग ले लीजिए, आपका आंसर हमेशा सेम ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द करंट फ्लोज थ्रू द 10 ओम रेजिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट। आपको इस सर्किट के अंदर ना 10 ओम वाला जो रेजिस्टर है, ये इसमें से पास होने वाले करंट को फाइंड आउट करना है। आप देखते हैं जरा ये करंट कैसे निकलेगा। एक बात बताओ, तीनों के तीनों रेजिस्टर किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। अब पैरेलल में कनेक्टेड है तो यहां से ये जो बैटरी है इन तीनों के साथ पैरेलल में, और हम जानते हैं पैरेलल में वोल्टेज कैसा होता है? सेम। मतलब अगर बैटरी 6 वोल्ट की लगा रखी है तो इसे भी 6 वोल्ट मिलेगा, इसे भी 6 वोल्ट मिलेगा, इसे भी 6 वोल्ट मिलेगा। मुझे इनसे कोई लेना देना है नहीं, बस इसका करंट बताना है। इसका करंट अगर आपको बताना है तो आप जानते तो हैं V इज इक्वल टू कितना होता है? IR। और I इज इक्वल टू कितना होता है? V अपॉन में R। और हमें पता है इसका वोल्टेज कितना है? 6 और इसका रेजिस्टेंस कितना है? 10। आप डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0.6 एम्पियर। तो बस मुझे पता लग गया कि इसमें से जो करंट पास होगा दैट इज 0.6 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला सवाल, सवाल में लिखा है 2 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज गिव्स एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm when connected in parallel and gives 2.4 ohm when connected in series। देखो, जब भी 2 रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ा जाता है तब उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है 10।
और जब हम उन्हें पैरेलल में जोड़ते हैं तब उनका रेजिस्टेंस कितना आता है 2.4। आपको बताना है दोनों का इंडिविजुअल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो एक बात सुनो भाई, मुझे नहीं पता दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा। मान लेते हैं कि पहला रेजिस्टेंस R1 होगा और दूसरा वाला रेजिस्टेंस कौन सा होगा, R2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के हिसाब से कहा गया है कि सीरीज में जो इनका रेजिस्टेंस है वो कितना है, दैट इज 10 ओम। तो हम तो जानते हैं ना सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस में R2 इक्वल टू में 10। इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके अलावा पैरेलल में भी तो रेजिस्टेंस हमें दे ही रखा है, और पैरेलल में रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज 2.4 ओम। हम जानते हैं पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में RP, मतलब पैरेलल का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस में आ गया 1 अपॉन में दिस इज R2। अगला स्टेप देखिएगा ध्यान से, 1 अपॉन RP, 1 अपॉन RP की वैल्यू कितनी है 2.4, 1 अपॉन R1 और R2। एक काम करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये हो गया R1 R2, और ये इधर की तरफ आ जाएगा तो आप ऊपर लिखेंगे R2 प्लस में R1। इसे आप रहने दीजिए 1 अपॉन में 2.4 एज इट इज। R2 प्लस R1, फर्स्ट इक्वेशन से R1 प्लस R2 कितना है 10, तो आप यहां लिख दीजिए 10 अपॉन में हो जाएगा R1 इंटू में R2। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो यहां से आपके पास हो जाएगा R1 इंटू में R2 इज इक्वल टू में 24, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कीजिए, या थोड़ा लॉजिक लगाइए। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, चेक कीजिए। ऑप्शन ए कहता है ईच ऑफ 5 ओम, दोनों 5-5 ओम के हैं। अगर पहला भी 5 ओम है दूसरा भी 5 ओम है तो 5 प्लस 5 10, पहली इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। लेकिन R1 इंटू R2 24 है, 5 इंटू 5 24 नहीं आता, ऑप्शन ए इज रॉन्ग। अगला, पहला रेजिस्टेंस 6 दूसरा 4, तो ये रहा 6 प्लस 4 कितना हो गया 10, और 6 इंटू 4 कितना हो गया 24। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आपको जरूरत ही नहीं है सॉल्व करने की, आप इतने के बाद भी ऑप्शन को बता सकते हैं। अब आइए जरा अगले सवाल के ऊपर, नेक्स्ट। The figure below shows three cylindrical copper conductor along with their face areas and lengths. Discuss in which geometrical shape the resistance will be highest. कहा गया तीनों का मटेरियल कैसा है, सेम, शेप भी सेम है, बस डायमेंशंस अलग अलग हैं। आपको बताना है किसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। चलो एक एक करके ना तीनों का रेजिस्टेंस निकालते हैं, पहले का, दूसरे का और तीसरे का, फिर पता लगेगा। अच्छा, वैसे तो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए। तो इसकी मान लीजिए मटेरियल सेम है तो तीनों की रेजिस्टिविटी कैसी हो जाएगी, सेम। अच्छा, रो एल, लंबाई कितनी है एल, और एरिया इसका कितना है ए, तो पता लग गया जी इसका रेजिस्टेंस तो R1 बराबर आ गया रो एल बाई ए। इसकी बात करते हैं, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं क्या R2, रो एल बाई ए। इसका एल जो है एल नहीं है, वो कितना है, दैट इज 2L, और इसका एरिया जो है वो कितना है, दिस इज A बाई 2। और आप जानते हैं 2 पलट के कहां चला जाएगा, ऊपर, तो आप इसे लिखेंगे R2 इज इक्वल टू में 4 टाइम्स, क्योंकि 2 ऊपर जाके 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा रो एल बाई ए। तो ये वाला रेजिस्टेंस कौन सा हो गया, R2। अब इसकी बात करते हैं R3, तीसरे वाले के लिए। तो R3 इज इक्वल टू में फिर से रो, इसकी लंबाई L नहीं है, कितनी है L बाई 2, और नीचे इसका जो एरिया वो कितना है, दैट इज इक्वल टू में 2A। तो आप इसे लिख सकते हैं रो L, सॉरी दिस इज कैपिटल L अपॉन में 2, और यहां पर हो जाएगा 2A। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा R3 का वो आ जाएगा दिस इज रो L अपॉन में 4A। तो ये हमारे पास R1, R2, R3, और इनमें जो सबसे ज्यादा वैल्यू है जिसकी, वो कौन सा है, दैट इज R2, क्योंकि इसके साथ 4 आ रहा है, इसके नीचे 4 आ रहा है, और इसमें तो 4 है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारे सामने स्टार्ट हो गए असर्शन और रीजनिंग वाले सवाल। देखते हैं जरा क्या क्या क्वेश्चंस हैं। द कनेक्टिंग वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर, ये असर्शन है भाई, सही बात है। कनेक्टिंग वायर्स को किसका बनाया जाता है, कॉपर का, ये बिल्कुल ठीक है। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज हाई, जी हाँ भाई, उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा, उसमें से करंट फ्लो कर सकता है आसानी से ज्यादा, इसलिए आप बोलोगे कि हाँ इसकी कंडक्टिविटी भी सही है। इसका मतलब ये हुआ कि असर्शन भी सही है और रीजन भी बिल्कुल सही है। अच्छा, हम वायर्स को कॉपर का इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो अच्छे कंडक्टर है, उनकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, तो आप ये कह सकते हैं कि यहां पर असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है। और ये भी कहा जा सकता है कि असर्शन जो है ना वो, सॉरी, रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। When the resistances are connected end to end consecutively, they are said to be in series। बिल्कुल ठीक है। मान लो ये रहा एक रेजिस्टर, ये रहा दूसरा रेजिस्टर,
और हमने क्या किया, इसके एक एंड को इसके एक एंड के साथ जोड़ दिया, तो बस इसी कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बिल्कुल ठीक है भाई, असर्शन सही है कि सीरीज में बोला जाता है। इन केस द टोटल रेजिस्टेंस इज टू बी इंक्रीज्ड, अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस बढ़ाना है, देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, तब आपको इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। आप सब जानते हैं सीरीज में रेजिस्टेंस कैसा होता है, ज्यादा। तो ऑब्वियस सी बात है, रीजन भी सही है कि हां इसके अंदर भी रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ा जाता है ताकि टोटल रेजिस्टेंस बढ़ाया जा सके, लेकिन ये रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसमें खाली इतना कहा गया है कि अगर आप रेजिस्टर को एंड टू एंड जोड़ते हैं तो आपके इस कॉम्बिनेशन को सीरीज कहा जाता है, और रीजन में बताया गया है कि जब भी आपको टोटल रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो आप रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ दीजिए। तो असर्शन भी सही, रीजन भी सही, मगर रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा होगा, बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब आइए जरा नेक्स्ट पर, if 10 bulbs are connected in series and one bulb is fused, then the remaining 9 bulb will not work। बिल्कुल सही है भाई, अगर आपने 10 बल्ब एक साथ लगा रखे हैं, पहला दूसरा इस तरीके से पूरे के पूरे 10 बल्ब लगा रखे हैं, अब ये सब के सब इसलिए जलते हैं क्योंकि आपने इसको किससे जोड़ रखा है, सर्किट से, बैटरी से, और इस बैटरी से जो करंट आता है वो पहले बल्ब से गुजरता है, वही दूसरे से गुजरता है, वही तीसरे से, वही चौथे से। मान लीजिए एक बल्ब इनमें से खराब हो जाए तो वो करंट को आगे जाने नहीं देगा। इसका मतलब पूरे सर्किट को अगर आप देखेंगे तो सर्किट कंप्लीट होगा ही नहीं और इसके अंदर करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा। इसलिए अगर एक भी बल्ब खराब हो गया ना तो इसका मतलब बाकी के कोई भी बल्ब जलेंगे ही नहीं, तो आप बोलोगे असर्शन इज करेक्ट। रीजन, करंट इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर इज सेम। तो कह रहे हैं कि हाँ ये भी बिल्कुल सही है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो बिल्कुल सेम होता है, लेकिन ये आपके असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। असर्शन, लॉन्गर वायर हैव ग्रेटर रेजिस्टेंस एंड द स्मॉलर वायर हैव लेसर रेजिस्टेंस। भाई बिल्कुल सही है, आप जानते हैं ना रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। लंबाई जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा, लंबाई जितनी कम रेजिस्टेंस उतना कम। ये बिल्कुल सही है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ ऑफ द वायर, बिल्कुल गलत, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग। तो आप लिखेंगे ऑप्शन नंबर सी, असर्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। एंड द लास्ट इज असर्शन, द फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज विद द डिवाइस। बिल्कुल सही है भाई, फ्यूज को सीरीज में जोड़ा जाता है किसी भी डिवाइस के साथ। मान लो ये एक डिवाइस है, आपने इसके साथ में एक फ्यूज वायर को जोड़ दिया मान लीजिए यहां पर, तो होता क्या है जब आप इसके अंदर करंट पास करते हैं, करंट अगर बहुत ज्यादा फ्लो हो गया तो फ्यूज वायर ना मेल्ट हो जाती है और पिघल जाती है, जिसकी वजह से सर्किट ब्रेक डाउन हो जाता है, सर्किट चलना बंद हो जाता है और हमारा जो अप्लायंस इंस्ट्रूमेंट है वो बिल्कुल सेफ रहता है। फ्यूज कंसिस्ट ऑफ पीस ऑफ वायर, यस, फ्यूज में एक छोटा सा वायर का टुकड़ा होता है, मेड ऑफ मेटल और अलॉय, जो मेटल और अलॉय का बना होता है, और उसका कुछ मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन वो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, ताकि बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट की वजह से थोड़ा सा भी टेम्परेचर अगर बढ़े, ज्यादा करंट आए तो वो तुरंत पिघल जाए। इसका मतलब हो गया ऑप्शन ए और आर दोनों ही सही है इसके अंदर। इट मींस बोथ ए एंड आर ट्रू। तो ये आपके पास भाई आपके क्वेश्चंस खत्म हो गए सारे के सारे। ये पूरे के पूरे 25 क्वेश्चंस थे, मैंने आप लोगों को ये करवा दिए। ठीक है, आप सब लोग ना इस पूरे के पूरे लेक्चर को बहुत ध्यान से देखना, सही से सवालों को करके देखना, और आप लोगों को ये पूरी की पूरी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम के चैनल के ऊपर मिल जाएगी और इसका लिंक आपको मिलेगा इस डिस्क्रिप्शन के अंदर। और अगली क्लास में मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा आपके लिए 25 और क्वेश्चंस लेकर के, लेकिन वो 25 क्वेश्चंस सब्जेक्टिव होंगे। ये था आपके सामने इसका पार्ट नंबर 1 जिसमें 25 क्वेश्चंस किए थे एमसीक्यूज। अब आएगा इन्हीं 25 क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 2 जिसके अंदर आपको कराऊंगा 25 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो तब तक के लिए मेहनत कीजिए, ध्यान दीजिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए।